मतलब कौन सी ऐसी आफत है, कौन सी ऐसी तबाही है, कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है, कौन सा ऐसा चैलेंज है जिसका हल नहीं है, जिसका सोल्यूशन नहीं है, अगर आप उसकी तरफ बढ़े नहीं, उसकी तरफ अग्रसर ना हो, उसकी तरफ मेहनत ना करें। प्लीज ये वीडियो लाइक करिए, इसे शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज नोटिफिकेशन का बेल दबाइए ताकि जब मेरा अगला वीडियो आएगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। नजूम कुछ शौक से आया, कुछ नसीब से तो कुछ तदबीर से। नजूम कुछ शौक से आया, कुछ नसीब से तो कुछ तदबीर से। लगाव इंसान से है, न सितारों से न लकीर से। मतलब मैं जो ज्योतिष करता हूँ, जो मुझे ज्योतिष आती है, वो कुछ शौक से आती है, कुछ रुचि से, कुछ तकदीर से क्योंकि घर का माहौल था जिसकी वजह से सीखा, और कुछ तदबीर से, खुद के एक्शन से, कुछ खुद की मेहनत से। दूसरा, लगाव इंसान से है, न सितारों से न लकीर से। तो मेरा लगाव जो है इंसान से, इंसानियत से, सितारों से, ग्रह से और लकीरों से नहीं है। डर किस आफत का, किस तबाही का जिसका हल ना हो। डर किस आफत का, किस तबाही का जिसका हल ना हो। गिला न मेरे हालात से है, गिला न मेरे हालात से है, न शिकायत मेरी तकदीर से। मतलब कौन सी ऐसी आफत है, कौन सी ऐसी तबाही है, कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है, कौन सा ऐसा चैलेंज है जिसका हल नहीं है, जिसका सोल्यूशन नहीं है, अगर आप उसकी तरफ बढ़े नहीं, उसकी तरफ अग्रसर ना हो, उसकी तरफ मेहनत ना करें। और मुझे मेरी जो तकदीर है, मुझे उससे शिकायत नहीं है, कोई गिला नहीं है। मैं तो अग्रसर होते रहता हूँ, अपने रेमेडीज यूज़ करता हूँ, अपनी कोशिश करते रहता हूँ खुद की भी ज़िंदगी संवारने के लिए, सुधारने के लिए, और आपकी भी। मेरे ज्योतिष जो मैं लेके आता हूँ आपके पास मेरे वीडियोस के ज़रिए। मेरा जो ज्योतिष है सिर्फ कंप्लीटली वैदिक ज्योतिष नहीं है, लेकिन उसमें मैं सूफी रेमेडीज़ भी इंक्लूड करता हूँ। जो सूफी उपाय हैं वो भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है सूफी उपाय बहुत स्ट्रांग होते हैं। कई लोग जो दरगाह में जाते हैं, दरगाह में बहुत पावर होता है। मैं आपको मेरी कहानी सुनाता हूँ। मेरे डैड की फर्स्ट जो बच्चे पैदा हुए थे वो 2 बहनें थी। मेरी 2 पहले बड़ी बहनें थी, और जब 2 बहनें हुई तो मेरी दादी को ठीक नहीं लगा। उनको लगा कि क्योंकि मेरे डैड सबसे बड़े बेटे थे उनके मेरी दादी के बच्चों में, तो उनको लगा बड़े बेटे को पहले 2 लड़कियां हो गई, तीसरी भी लड़की होगी तो कैसा होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हैदराबाद से कुछ 30-40 किलोमीटर्स बाहर एक दरगाह है जिसका नाम है हाजी पीर की दरगाह। तो उन्होंने जाकर, वो बहुत पावरफुल मानी जाती है, उसका उर्स भी होता है, वन ऑफ द वेरी पावरफुल दरगाह इन इंडिया। बहुत ही उसकी मान्यता है उस दरगाह की, जहांगीर पीर दरगाह की, हैदराबाद से कुछ 40 किलोमीटर पर है, तेलंगाना में। तो उन्होंने जाकर दरगाह पे मन्नत मांगी कि अब मेरे बड़े लड़के को तीसरा अगर बेटा हुआ 2 लड़कियों के बाद, तो मैं 11 बकरे काटूंगी, 11 बकरों की बलि दूंगी, सैक्रिफाइस करूंगी, और वो उसको गरीबों में खाना खिलाऊंगी। तो उन्होंने मन्नत मांग ली। अब हुआ ये, आप कोइंसिडेंस बोलिए, मन्नत की पूर्ति बोलिए, तीसरा मैं पैदा हुआ। जैसे ही मैं पैदा हुआ तो दादी ने किया, 11 बकरे काटे, गरीबों को खाना खिलाया, ये सब हो गया। फिर कुछ सालों बाद हम बॉम्बे, मेरे डैड का काम बॉम्बे में था, हम बॉम्बे आगे शिफ्ट हो गए। और मुझे याद है मैं 4-5 साल का था, और बॉम्बे में हम ज़्यादा किसी को जानते नहीं थे। थोड़ा मैं बीमार हुआ तो मेरी मॉम को किसी ने बताया कि किसी के पास ले जाओ और उनसे कुछ पढ़वा लो, क्योंकि बच्चा बार बार बीमार रहता है, तो उनके पास जाके कुछ पढ़वा लो, ये शायद ठीक हो जाएगा। तो मॉम ने ढूंढते ढांढते उनकी जगह पे लेके गए मुझे। तो उन्होंने देखा मुझे, और फिर आंख बंद करके कुछ पढ़ने लगे, और पढ़ के उन्होंने बोला थोड़ी देर में, आपके घर में तो 2 शेर हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो मैं तो छोटा था, 4-5 साल का था, मुझे समझ में नहीं आया। तो मॉम ने कुछ कहा नहीं, अच्छा बोला ठीक है पढ़ लो, जो भी है बात कर ली, हम घर आ गए। फिर कई साल के बाद, फिर मैं जब 8-9 साल का था मेरे ख्याल से, फिर मैं बीमार पड़ा थोड़ा। तो जब मैं लेटा था बेड पे तो मेरी मॉम मुझे दवा दे रही थी। तो मैंने पूछा, मॉम आपको याद है बहुत पहले मैं बीमार हुआ था तो हम किसी के पास गए थे बॉम्बे में, नए नए थे, वो भी हमको नहीं जानते थे, और उन्होंने बोला कि आपके घर में 2 शेर है। वो क्या, कौन से शेर हैं जो उन्होंने बताया कि घर में। तो मॉम ने कहा कि, मेरी माँ ने कहा कि वो जो दरगाह हाजी पीर की जिसकी मन्नत से तुम पैदा हुए थे,
वो हाजी पीर की दरगाह का जो एंट्रेंस है उस पे 2 शेर बने हुए हैं। और उनकी दरगाह में भी जब जाते हो, ये तो एंट्रेंस है, दरवाज़ा तो बहुत दूर होता है, फिर कई किलोमीटर के बाद दरगाह आती है। लेकिन जब दरगाह के पास भी जाते हो, दरगाह के ऊपर भी 2 शेर बने हैं। और वहाँ के लोगों की ये मान्यता है कि वो दरगाह में रात में शेर सलामी देने आते हैं, शेर हिफाजत करते हैं। अब वहाँ पे जंगल पहले हुआ करता था, अभी तो जंगल है नहीं, अभी तो शेर आसपास है नहीं, सब आबादी है। लेकिन वो मानते हैं रात में वो किवाड़ बंद कर देते हैं दरगाह की। उनकी मान्यता ये है कि रात में स्पिरिचुअल रूहानी शेर आते हैं और उसके अंदर, दरगाह के परिसर के अंदर, वो दरगाह के मौसूलम की हिफाजत करते हैं, सलामी देने आते हैं। तो वो जो साहब बॉम्बे में थे उनको तो पता नहीं था हम कहाँ से आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं। लेकिन जब मॉम उनके पास देखी, उन्होंने कहा आपके घर में शेर है, तो मॉम समझ गए उनका मतलब क्या था। लेकिन उन्होंने एक और बात बोली थी कि ये बच्चे को ये परेशानी तो आएंगी, लेकिन ये अगर ठीक रास्ते पे रहेगा, सरात मुस्तकीम पर रहेगा, सही रास्ते पे रहेगा, लोगों की खिदमत करेगा, सेवा करेगा, तो ये ठीक रहेगा, वरना इसको परेशानी बहुत आएगी। तो देखिए, हम अपनी आखिरत के लिए, हमारा जो कर्मा है, हमारा कर्मा ठीक करने के लिए काफ़ी चीज़ें करते हैं। उसमें हमको अलग अलग कर्म दिए गए हैं। मुझे ऐसा लगता है, तो मैं काफ़ी दूसरा काम करता था, मैनेजमेंट कंसल्टिंग करता था, और लेकिन जो मैंने ज्योतिष का चैनल स्टार्ट किया इसीलिए लोगों की खिदमत करने के लिए किया। दूसरा, कुछ चीज़ें मुझे दी गई थी, उसके इस्तेमाल करने के लिए भी। ये मुझे रियलाइज़ हुआ जैसे जैसे मैं बढ़ रहा था कि मुझे लोगों के बारे में, जब मैं ज्योतिष देखता था, जब मैं लोगों का हॉरोस्कोप देखता था, कुंडली देखता था, मुझे सीखना शुरू किया था। लेकिन काफ़ी चीज़ें मैं बता देता था तो जो सही निकल जाती थी। तो पहले पहले मुझे लगा कोइंसिडेंस है, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ किया कि ये कुछ शक्ति दी गई है देखने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए, क्योंकि मैं पैदा भी हुआ मन्नत से और मुझे कहा भी गया है कि मैं लोगों की मदद करता रहूं। तो जो मैंने सीखा, घर का माहौल भी था, जो मैंने बताया, कुछ मैंने शौक से सीखा, कुछ मेरी तकदीर, क्योंकि घर का माहौल ऐसा था, रूहानी माहौल था। काफ़ी ज्योतिष लोग आते थे, काफ़ी नुजूम जो एक्सपर्ट्स थे न्यूमरोलॉजी में, वो आते थे। काफ़ी सूफी लोग भी आते थे जो दरगाहों में जाते थे और बहुत नमाजें पढ़ते थे, बहुत कुरान शरीफ पढ़ते थे, वो भी आते थे। तो उन्होंने एक बार, किसी ने मुझे एक वजीफ़ा बोलते हैं, वजीफ़ा का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे जैसे हम मंत्र बोलते हैं, हिंदूज़ में मंत्र बोलते हैं, तो सनातन धर्म में मंत्र बोलते हैं, तो इस्लाम में कहते हैं कि कुछ ऐसे, जैसे सूरह कुरान के, तो कुछ चीज़ ऐसे दी जाती है कि अगर आप रेगुलर पढ़ो और इतने मिकदार में पढ़ो, इतने नंबर्स में पढ़ो, तो आपको उसका फ़ायदा होगा। और ये फ़ायदा आप खुद भी पढ़ सकते हो और इसको यूज़ करते हो दूसरों के फ़ायदे के लिए भी। लेकिन जो मुझे दिया गया हदिया में, गिफ्ट में, वो मैं किसी और को दे नहीं सकता हूँ, उसको यूज़ कर सकता हूँ दूसरों की मदद के लिए। तो मैंने काफ़ी साल से ये स्टार्ट किया, जो मेरे पास जो वजीफ़ा है, जो मैं पढ़ता हूँ, उन लोगों की मैं मदद भी करता हूँ एवरी नाउ एंड देन। लेकिन आज जो मैं आपके साथ रेमेडीज शेयर कर रहा हूँ, वो ऐसे रेमेडीज़ हैं, ऐसे उपाय हैं जो आपको ज्योतिष में भी मिलेंगे, लेकिन सूफिज़्म में भी आपको रेमेडीज़ मिलेंगे, ये उपाय मिलेंगे, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स के काफ़ी हल कर सकें। एक इसमें जो है वो है, अगर आपके घर में सूखा पड़ा हुआ है, सूखा का मतलब पैसों की तंगी है, आप लोन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लोन्स आपको मिल नहीं रहे हैं, लोगों को पैसा दे रहे हैं, लोग पैसे रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो घर में प्रॉब्लम्स है, पैसे की तंगी है, लोन्स की तंगी है, घर में खुशहाली नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है? पानी। एक तो होता है मिट्टी का छोटा जो सपाट, आप बोल सकते हैं वेसल, जैसे कि हम कई होटल्स में देखते हैं, कोने में छोटी सी मिट्टी की ऐसी थाल जैसी रखी रहती है, जिसमें पानी डाल के कुछ फ्लावर्स रखते हैं, वैसा उसमें थोड़ा सा पानी आता है तो भर जाता है, तो उसमें पानी रखना है। और नॉर्दर्न मोस्ट वॉल, यानी कि उत्तर जो दिशा की जो वॉल है, सबसे घर की जो उत्तर वाली जो वॉल है, उसके नीचे रखना है, उसके करीब रखना है। अब मैं रेमेडीज ऐसे, आपको कोई कुछ भी बोल देगा, मैं वैसे नहीं दूंगा, आपको मैं रीज़न दूंगा। देखिए, हम जब हमारी कुंडली बनाते हैं ज्योतिष में, तो कुंडली का जो पहला भाव रहता है, वो भाव होता है यानी कि पूरब का, पूरब यानी कि ईस्टर्न डायरेक्शन। किस तरह से बनती है कि होराइजन पे, क्षितिज पे जो साइन, जो राशि उभर रही है, उस वक्त जब आप पैदा हुए, वो राशि बन जाती है आपकी जन्म की राशि,
लग्न की राशि, जहाँ पे चंद्रमा है वो राशि नहीं, जहाँ आपका लग्न की जो राशि है। तो जब आप पैदा होते हैं पूरब दिशा में जो साइन निकलते रहती है क्षितिज से, जो साइन होती है, जो राशि क्षितिज पे होती है, वो आपका राइजिंग साइन बनता है। उसको बोलते हैं पूरब का डायरेक्शन, ईस्टर्न डायरेक्शन। तो सबसे पहला भाव अगर आपका पूरब का हुआ तो आपका 10वां भाव हो जाता है साउथ डायरेक्शन, ठीक है, दक्षिण। तो आपका चौथा भाव हो गया, 4th हाउस हो गया उत्तर डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन। तो चौथा जो भाव है वो घर का भाव है, पैसे का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है, जमीन जो खरीदते हैं उसका भाव है, गाड़ी, जो जो आप पैसा कमाते हो, जो आपने पूंजी जमा की, जो आपने हासिल की और बनाई, उसका भाव है 4th हाउस, वो उत्तर दिशा दिखाता है। इसीलिए जो नॉर्थर्न डायरेक्शन है उसमें जो घर का जो मोस्ट नॉर्थर्न डायरेक्शन है वहां पे पानी रखिए, ताकि जो सूखा घर में पड़ा हुआ वो सूखा चला जाए। नॉर्थ डायरेक्शन उत्तर दिशा घर, इसलिए वहां रखते हैं। अगर अच्छी बात यह कि पानी में कुछ फ्लावर्स डाल के रख दें आप वो डायरेक्शन में, कुछ परफ्यूम भी डाल के रख दें, तो इससे आपका शुक्र स्ट्रांग होगा और पैसा आएगा। और ये बहुत अच्छी रेमेडी, स्ट्रांग रेमेडी है। दूसरा, अगर करियर में प्रॉब्लम्स है, जॉब में प्रॉब्लम है, प्रोफेशन में प्रॉब्लम है, ग्रोथ नहीं मिल रही है, बॉसेस के साथ चैलेंज है, प्रमोशन नहीं मिलती है, बॉसेस सताते हैं और कुछ ना कुछ इशू चलता रहता है, कई बार जॉबलेस भी हैं, तो क्या करें? लोहे के कीले 1 या 2 इंच के, वो कीले जो थोड़े से मोटे जो होते हैं, जिससे अगर 1 कीले को मारो तो 5-6 किलो आप उस पर लगा के रख सकते हो, वैसे 2 इंच के मोटे कीले, ऐसे 2-3 कीले लेकर कुछ भी पानी में, जैसा मग होता है पानी का मग या एक ग्लास में 3-4 कीले रख दीजिए, पानी भर के कॉर्नर में रख दीजिए, कहीं पर भी रख दीजिए, बाथरूम में रख दीजिए, बेडरूम में, कहीं पर भी, जो पानी गिरे नहीं, किचन में कॉर्नर में रख दीजिए। 1 हफ्ते के बाद थोड़ा रस्ट लग जाएगा, जंग लग जाएगा उसको, क्योंकि लोहे के कीले हैं। तो उसको क्या करना है, जहां पर भी वॉश बेसिन है या किचन का सिंक है, उसमें जाकर कीलों को निकाल के, वो ग्लास के पानी को वैसे रहने दीजिए, कीलों को निकाल लीजिए ग्लास में हाथ डालकर, और वो नल के नीचे धो लीजिए, ऐसे धोइए कि जंग उसका निकल जाए, जितना घिसके धो सकते हैं निकाल दीजिए। उससे क्या कर रहे हैं, जो आपके घर में, जो आपके करियर में दीमक लगी है, रस लग गया, जंग लग गया, आपके करियर पे जम गया है, रस लगता है तो क्या होता है, ताला जम जाता है, फिर उसको आपको ऑयल डाल के उसको लूज करना पड़ता है। घर का दरवाजा जंग लग जाता है तो चलता नहीं है, पकड़ लेता है उसको, फिर आपको तेल डाल के फ्री करना होता है। तो जब आप जंग के कीले को पानी में, फ्लोइंग वाटर में धोते हैं, तो जंग निकलने के बराबर है। तो आपके करियर पे, आपके प्रोफेशन में जो जंग लग गया है, शनि कारक है आपके कर्म का, 10वें भाव का रूलर भी है, और शनि कारक भी है लोहे की धातु की चीज का भी। तो जब जंग को आप धोते हैं, यानी कि आपने जो नेगेटिव एनर्जीज है उसको धो दिया, फिर क्या करना है, जो पानी 1 हफ्ते के लिए रखा था ग्लास में, वो पानी को किसी पौधे में डाल देना है। घर में कोई पौधा रखिए, उसमें ग्लास का पानी डाल दीजिए, फिर फ्रेश पानी लीजिए, फिर वो कीलों को उसी में रखिए, फिर रख दीजिए कॉर्नर में। हर हफ्ते को शनिवार से शनिवार की शाम में रख दिया, फिर दूसरे शनिवार के सुबह, वो अर्ली मॉर्निंग जब भी आप उठते हैं, फ्रेश हो जाइए, स्नान कर लीजिए, सब प्योर हो जाइए, और फिर वो कीलों को बेसिन में या वॉश जो किचन का सिंक है उसमें धोइए, फिर कीले रख के फिर उसको रख दीजिए, फिर अगले शनि करिए। तो इसको जितने शनि करिए, जॉब मिलने के बाद भी करिए, अच्छा रहता है, अच्छी रेमेडी है। लेकिन ये कम से कम 26 वीक्स, 26 हफ्ते आप करिए तो ये अच्छा है। तीसरा, अगर घर में ना विवाहित कन्या है, अनमैरिड लड़की है, जिसकी आप शादी करने की ट्राई कर रहे हैं, काफ़ी साल से ट्राई कर रहे हैं और शादी नहीं हो रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आजकल तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी रखते हैं, लेकिन रिश्तों में खटाई आ रही है, अक्सर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, स्पेशली जो अनमैरिड लोग हैं, रिलेशनशिप है, बॉयफ्रेंड है या शादी के लिए ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए क्या करना है, उनका शुक्र में गड़बड़ है, तो उसमें क्या करना है, फूल लेना है, कोई भी वाइट कलर के सफ़ेद फूल लेना है जिसमें सुगंध हो, कोई भी लीजिए, लिली लीजिए, मोगरा लीजिए, जो भी फूल लीजिए जिसमें सुगंध, थोड़ी तो भी सुगंध आनी चाहिए, या गुलाब ले लीजिए अगर कुछ नहीं मिल रहा तो। उसको वाइट धागे में पुराना है, सुई में पुराना है, सिंगल थ्रेड उसको पुराना है, और या तो 9 फूल लीजिए, या 18 फूल लीजिए, या 27 कोई भी,
या 9 या 18 और 27, और धागे के एंड को बांधना नहीं है। वो 9 फूल आपने पुरा दिए, फिर एंड को जो सुई से निकाल दीजिए, धागा कट कर लीजिए, छोटी सी इतनी लड़ी बनेगी 9 18, उसको करीब कर लीजिए अगर थोड़ी ज़्यादा लंबी है। वो फूल को रख लीजिए और उसको जो भी विवाहित पर्सन नहीं है, अनमैरिड, जिसकी शादी करना चाह रहे हैं, यहाँ पे लड़की हो लड़के के लिए भी चलेगा, लेकिन लड़की के लिए ज़्यादा स्ट्रांगली चलेगा, तो उसको वो जहाँ सोते हैं उनके सर के पास रखना है, सर के नीचे नहीं रखना है, सर से थोड़ी दूर पे रखना है, बेड के पास। कोई स्टूल रख दीजिए, कोई टेबल रख दीजिए, या नीचे कॉर्नर में रख दीजिए। आप बेड पे सो रहे हैं तो आपके सर के पास रख दीजिए। और उसमें फ़ायदा क्या है, तो फ्लावर है, वाइट है, खुशबू वाले हैं, शुक्र का स्ट्रॉन्ग शुक्र है उसमें, तो उसको रखना है और उसको 1 हफ्ता रखना है। शुक्रवार की रात को सोते वक्त सर के पास रख देना है और उसको 1 हफ्ता रखना है, मतलब दूसरे थर्सडे इवनिंग तक रखना है, रात तक रखना है, या फ्राइडे मॉर्निंग जब उठते हैं आप, ये फ्राइडे के मॉर्निंग में, शुक्रवार के सुबह में उठते हैं तब तक रखिए, या थर्सडे के नाइट में भी आप निकाल सकते हैं। तो उससे होता क्या है, वो हफ्ते भर में तो पूरे सूख जाएंगे फ्लावर्स, गुलाब हो, लिली हो, मोगरा पूरा सूख जाएगा। जब वो सूख जाता है फ्लावर, फूल, वो क्या करता है, वो आपका जो शुक्र है, नेगेटिव एनर्जी, उसका सूखना, वो फ्लावर्स का सूखना मतलब आपकी नेगेटिव एनर्जी लेके सूख गया है, उसको सुखा दिया है, नेगेटिविटी को सुखा दिया है उसने। फिर वो फ्लावर्स को आपको क्या करना है, आपके घर में कोई पौधा है, प्लांट है, उसमें डाल दीजिए, या पानी में बहा दीजिए, नदी में, समुद्र में, जो भी पानी का बहता हो या नहीं बहता हो उसमें डाल दीजिए। गटर के पानी में मत डालीजिए, किचन के सिंक में मत डालिए, टॉयलेट में मत डालिए, पौधों में डाल दीजिए। रोड के बीच में आइलैंड में पौधे रहते हैं, लोग गवर्नमेंट लगाती है, वहाँ डाल दीजिए, मिट्टी में डाल दीजिए, रोड पर मत फेंकिए। ये दूसरा उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है ये, लेकिन 9 की जमा में फूल आपको करना है। तीसरा, अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपको कुछ करना है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, घर लेना है, ज़मीन लेना है, और आप सोच रहे कि मैं लूँ या नहीं, ये सेफ होगा या नहीं होगा मेरे लिए, तो जब भी आप कोई घर देखते हैं, ज़मीन देखते हैं, कुछ भी देखते हैं और आपको इन्वेस्ट करना है या शेयर में इन्वेस्ट करना है, जब आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ अभी करना है, ये मेरी फाइनल डिसीजन है, उस दिन डिसीजन मत लीजिए। उस दिन क्या करिए, आपको है कि मुझे करना है, बोलो कल लूँगा, एक दिन के बाद लूँगा। और रात में सोने से पहले ये सोचिए, मन में करिए कि भगवान, अल्लाह, जो भी आप, जिसके जो भी मान्यता है, कि ये मुझे कल क्लैरिटी दे दे, सुबह में मुझे सफाई दे दे, मुझे मॉर्निंग में क्या करना है, ये डिसीजन के बारे में, वाकई डिसीजन लूँ या नहीं लूँ। अपनी जो राहु पे कंट्रोल करिए कि मुझे पैसा कमाना है, ये बहुत अच्छी डील लग रही है, उसमें मत जाइए। मन की बात मत सुनिए, दिल की बात सुनिए। तो रात में सो गए, दूसरे दिन सुबह में जब उठेंगे तब उस बारे में फिर से सोचिए। अगर उतने ही स्ट्रांगली आप सोचते हो, नहीं वो प्रॉपर्टी मेरे लिए अच्छी है, नहीं वो इन्वेस्टमेंट सही है, वो शेयर लेना चाहिए, तो आगे बढ़ के लीजिए, वरना नहीं लीजिए। जब ये रात में आप सो के बोल देते हैं और कि ये सुबह में मुझे इसका सोल्यूशन दे दे, तो शनि रात में वो टेक ओवर कर लेता है और रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स आपको करने नहीं देता है। मोस्ट 9 टाइम्स आउट ऑफ 10, 10 में से 9 बार आप इसमें गलत डिसीजन नहीं लोगे। तीसरा, अगर मेंटल ट्रॉमा है, मेंटल टेंशन है, एवरी नाउ एंड देन प्रॉब्लम्स है, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर इश्यूज है, एंग्जाइटी इश्यूज है, जल्दी खफा हो जाते लोगों से, झगड़ा कर लेते हो, परेशान रहते हो, नींद बराबर नहीं आती है, बहुत ही इश्यूज है, तो तीसरा है कि बहुत ही फैंटास्टिक रेमेडी है। जिनके लिए छोटे छोटे मेंटल ट्रॉमास भी हैं, इवन डिप्रेशन भी है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। वो क्या है, आप इसी, मैंने पहले भी बताया मेरे वीडियोस में, इंग्लिश के जो वीडियोस है मेरे एस्ट्रो एश्योरेंस चैनल, उसमें भी बताया। आपको करना क्या है, अगर आपने देखा है जब सिख लोग जब गुरुद्वारा में जाते हैं तो जैसे एंटर होते हैं एक चीज़ करते हैं जिसको बोलते हैं मत्था टेकना। मत्था टेकने का मतलब है जैसे गुरुद्वारा में एंटर होते हैं वो अपने हाथ और नीज पे जाते हैं और ऐसा माथे को और नाक को ज़मीन पे लगाते हैं, हाथ भी उनके साइड में होते हैं और अपने घुटनों पे रहते हैं। उसका मत्था टेकने का एक और, जैसा मुसलमान लोग नमाज में सजदा करते हैं हम लोग, तो सजदा आप टाइप करिए, मत्था टेकना करिए, गूगल में टाइप करिए, आपको वो पिक्चर मिल जाएगी। तो जैसे एंटर, पूरा साष्टांग नमस्कार नहीं करना है, पूरा नहीं लेटना है, घुटनों पे जाना है और हाथों को ज़मीन पे रखना है सामने और नाक को और मत्थे को ज़मीन पे लगा के रखना है। और ये आपको घर में करना है,
आप मंदिर में जाके करिए, गुरुद्वारे में जाके करिए, मस्जिद में तो हम करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जब भी आपको मेंटल ट्रॉमा है, जस्ट सोने से पहले फ्लैट सरफेस पे, बेड पे नहीं, फ्लैट सरफेस पे, जमीन पे योगा मैट होगी या चादर बिछाकर उस पे बैठिए। जमीन पे मतलब पत्थर पे मत करिए, अगर साफ है तो कर भी सकते हैं, वरना कुछ बिछा लीजिए और उस पे जाकर जो आपकी नॉर्दर्न मोस्ट वॉल है, उत्तर की दिशा की जो वॉल है, उसकी तरफ सर करके मत्था टेकिए और वो उस पोजीशन में रहिए कम से कम 1 मिनट। आपको गिरने की जरूरत नहीं है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, अंदाजे पे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10-15 सेकेंड, 20 सेकेंड यहाँ वहाँ हो गए तो मत्था टेक के उसी पोजीशन में, आंख बंद करके मत्था टेक के उसी पोजीशन में रहिए करीबन 1 मिनट। फिर बैठ जाइए, फिर एक 3-4-5 सेकेंड के बाद फिर पोजीशन में जाइए। ऐसा 3 बार रिपीट करिए। सुबह में जैसे जागें, अगर आपको नेचर्स कॉल है, आपको जाना है जल्दी, तो जाके बाथरूम से फारिग हो जाइए, फिनिश कर लीजिए वो काम। बेचैनी में मत्था मत टेकिए, फिर इमीडिएटली आके अपना मत्था टेका 2 बार 3 बार करिए, 1-1 2-2 मिनट के लिए करिए, फिर अपने उठ के अपना काम कर लीजिए। फिर रात में जस्ट सोने से पहले मत्था टेकना 3 बार करिए, 1-2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, व्हाटएवर। और ये काफ़ी दिनों के लिए करते रहिए। आप देखोगे 10-12 दिन में आपके 90% ऑफ मेंटल ट्रॉमा चले जाएंगे, टेंशन चले जाएंगे, परेशानी चले जाएंगी। क्यों? इसमें भी साइंटिफिक रीज़न है, कोई भी चीज़ बिना साइंटिफिक रीज़न के नहीं बताऊंगा। हमको जब परेशानी होती है, हमने कई मूवीज़ में भी देखा है कि कोई आदमी थोड़ा पागल हो रहा है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। शॉक क्यों देते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग, हमारी बॉडी इलेक्ट्रिक करंट से चलती है, बहुत मामूली धीमी इलेक्ट्रिक करंट। इसलिए कभी ऐसे करिए आप कोने के नीचे तो आपको शॉक लगने जैसा लगता है, राइट? क्योंकि आपके बॉडी में नर्व्स होते हैं, वो नर्व्स के इंपल्सेस से इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कैरी होता है। अगर आपको अपने हाथ उठाने के लिए अपने आप को किसी ने बोला, हाथ कैसे उठता है? ब्रेन मैसेज भेजता है हार्ट को कि उठो, और फिर मसल्स मूव होती हैं, फिर हमारा हाथ उठता है। तो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है। इलेक्ट्रिसिटी ग्राउंड होने के लिए क्या करते हैं? अगर हम कोई इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हैं तो हम प्लास्टिक की चप्पल पहन के, लकड़ी के टूल पे खड़े रह के, हम स्टूल पे खड़े के काम करते हैं, ताकि इलेक्ट्रिसिटी अगर बॉडी में आती भी है तो नीचे अगर पत्थर पे खड़े रहें तो कंडक्ट हो जाती, पास हो जाती बॉडी से, शॉक लगता है। लेकिन रबर की चप्पल पहनिए तो शॉक नहीं लगता, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बॉडी से पास नहीं होती। तो जब हम मत्था टेकने की पोजीशन में होते हैं, घुटने हमारे टच में रहते हैं, फिर बॉडी का ऐसी कमान बनती है, आर्च बनती है, और हाथ होते हैं, यानी कि बॉडी का सर्किट पूरा कंप्लीट कर दिया आपने माथे से। तो सर में तो सब इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, सब झोलझाल तो यही है, केमिकल लोचा यही है। तो होता क्या है, ये आर्च बनने से घुटने और हाथ, माथा ऐसा कर्व बनने से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाता है जमीन से, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी पूरी जमीन में चली जाती है। तो फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल करंट से सारे निकल जाते हैं, माइंड रिलैक्स हो जाता है। साइंटिफिक रेमेडी है। तो आपको काफी, आपको देखेगा कि आपने इससे आपके मेंटल ट्रॉमा भी ठीक होता है। मन मस्तिष्क सही रहा तो चैलेंज भी कम हो जाते हैं, डिसीजन भी सही हो जाते हैं। तो हम नॉर्मली ये जो रेमेडीज करते हैं, इसके साथ हम वजीफा पढ़ के भी करते हैं। जैसा मुझे कुछ सूफी रेमेडीज दी गई है, इस मकदार में, इतने नंबर में ये सूर्य पढ़ने हैं, या कुछ और कलाम है वो पढ़ने हैं। तो मैं अपने, जब मेरा कंसल्टेशन करता हूँ, जो मेरे से रीच आउट करते हैं, उस हिसाब से मेरे पास 2-3 वजीफे मैं पढ़ता हूँ। लेकिन मैंने सोचा आपको कम से कम वो लेवल का स्ट्रेंथ नहीं है, उतना पावरफुल रेमेडी भी नहीं हो, तो कम से कम ये रेमेडीज आप यूज़ करिए। ये बहुत यूजफुल रेमेडी है, और आप देखोगे कि जब इसको फॉलो करोगे, आपको स्पेशली जो 3-4 चीज़ें नॉर्मली हमको परेशान करती है, पैसा घर में नहीं आ रहा है, करियर का इशू है, रिलेशनशिप का इशू है, या मेंटल ट्रॉमा, मेंटल टेंशन, ये मेन है हमारी लाइफ। इसलिए मैंने आपको रेमेडीज दी। आगे भी जब वीडियोस मैं करूंगा, कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपके पास लाता रहूंगा। तब तक के लिए अगर मुझसे आपको रीच आउट करना है, कंसल्टेशन मेरे से चाहिए, तो आप, मेरा फ़ोन नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ईमेल आईडी भी है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। प्लीज़ ये वीडियो को लाइक, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि जिसको रेमेडी नहीं मालूम उनको भी मिले, ताकि उनको जब फ़ायदा होगा, आपका भी कर्म ठीक होगा, आपके लिए भी ये आपको भी नेकी मिलेगी, आपको भी गुडनेस मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, आदाब।